हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूर्ण उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। यही जीवन का लक्ष्य है और यही जीवन की यथार्थता है। जो कंटिन्यूस रूप से मेहनत करेगा, जो निरंतरता से अपना काम करेगा, वो निश्चित ही अपने मंजिल को प्राप्त करेगा। इसीलिए कहते हैं, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। आपने भी जो ठाना है, आपने भी जो विश्वास अपने दिल में थमाया है, वो निश्चित ही पूरा होगा यदि आप अपनी मेहनत को निरंतरता से करते हैं। उसी निरंतरता के साथ मैं भी आपके साथ लगा हुआ हूं और वो निरंतर लगा रहूंगा जब तक कि अपना टारगेट जो हम लोगों ने बनाया है 2024 और 25 का बोर्ड एग्जाम को एक तरीके से बहुत अच्छा हम लोगों को करना है, टॉप हम लोगों को करना है। उसी टॉपर की लिस्ट में आपका भी नाम निश्चित ही हो सकता है यदि आप भी निरंतर मेहनत करते रहेंगे। चलिए बात कर रहे थे कक्षा 10th की पहला चैप्टर जिसका नाम था प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें हम लोगों ने दो आपके टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, दो आपके साथ लेक्चर आ चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर आपके सामने है जिसमें हम लोग बात करेंगे आज गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में। हम लोगों ने जान लिया था कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जब बनता है जब किसी कांच के खोखले गोले से काटा हुआ जो भाग होता है उसके बाहरी साइड हम पॉलिश कर दें, अंदर का साइड परावर्तन बना दें, तो हम कहेंगे वो दर्पण होगा आपका अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण होता है खोखले गोले से कांच को काट दिया जाए और उसके अंदर साइड पॉलिश कर दें, बाहर की साइड से परावर्तन हो, तो ये दर्पण कहलाएगा आपका उत्तल दर्पण। उसके बाद हम लोग बात आज करेंगे कि गोलीय दर्पण जो होते हैं, चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो, उनसे संबंधित जो परिभाषाएं होती हैं। क्या दर्पण का ध्रुव होता है, क्या दर्पण का वक्रता केंद्र होता है, क्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, क्या दर्पण की मुख अक्ष होती है, क्या अभिलंब होता है, और क्या फोकस होता है, क्या फोकस दूरी होती है। इन सब के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग दर्पण बनाने की। दर्पण बनाने की। और दर्पण जब भी हम बनाते हैं तो हमें पता है हमारे पास क्या होता है बच्चा, एक होता है कांच का खोखला गोला। क्या होता है बच्चा, एक कांच का खोखला गोला होता है जिसको काटा गया होता है। ये लीजिए, मान के चलिए आपके पास एक गोला हो गया, ये कांच का खोखला क्या हो गया, गोला हो गया। एक और कांच का खोखला गोला ले ही लेते हैं, एक और कांच का खोखला गोला ले ही लेते हैं बेटा। ये रही आपके पास दूसरा कांच का खोखला गोला। ये कांच का खोखला गोला है, वृत्त नहीं है। गोला मतलब है ये घुमावदार कोई चीज़ है, घुमावदार गोला है, कांच का है, खोखला है। इसके हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चा, इसको हमने क्या किया, इसको हमने किया ये है कि इसके एक साइड बच्चा हमने क्या कर दी है, पॉलिश कर दी है। क्या कर दी है बच्चा, एक साइड पॉलिश कर दी है। चलिए देखते हैं क्या कहानी है। कहानी कुछ ऐसी है, इसको हमने काटा, इसको हमने ऐसा इतना इतना काट दिया। इसको इतना इतना काटने के बाद मान के चलिए इतना इतना हमने इसको काट दिया, ये काट दिया हमने इसको, और इसकी एक साइड कर दी पॉलिश। क्या कर दी बच्चा, पॉलिश कर दी। ये दर्पण तैयार हो गया आपका अवतल। क्या दर्पण तैयार होगा बच्चा, अवतल। ठीक है बच्चा, ये अवतल दर्पण आपका तैयार हो गया। और हमने क्या किया, अब इसको काटा इस तरीके से, हमने इसको काट दिया है यहाँ से ये पूरा काट दिया है हमने। तो हमने ये काट दिया और हमने ये काटने के बाद क्या किया, इसके अंदर साइड कर दी पॉलिश। क्या कर दी बच्चा, इसके अंदर साइड पॉलिश कर दी। जब अंदर साइड पॉलिश होती है तो ये दर्पण कहलाता है उत्तल। कौन सा दर्पण होता है बता, उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण है बच्चा, उत्तल दर्पण है। बहुत ध्यान से समझेंगे, समझने का प्रयास करते हैं, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहानी आपके सामने है। कहानी ये है बच्चा आपके सामने अब कि हमें बताना है दर्पण का ध्रुव क्या होता है, पोल। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो। अवतल दर्पण होता है तो जिसका मध्य बिंदु, ये दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पी कहते हैं। तो पहली जो बात आती है वो है दर्पण के ध्रुव की। दर्पण का ध्रुव क्या बच्चा, दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव जो होता है दर्पण का मध्य बिंदु होता है। क्या होता है बच्चा, दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण के मध्य बिंदु, जो दर्पण का मध्य बिंदु जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसे हम ध्रुव कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चा, ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, ध्रुव कहते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, पी से प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। ये बहुत काम का पॉइंट है बच्चा, क्योंकि सारी दूरियां जो हम नापेंगे, सारी दूरियां हम जो नापेंगे वो दर्पण के ध्रुव से ही नापी जाती हैं। सारी दूरियां जो भी हम लोग आगे नापेंगे पूरे 12th में या 10th में जो भी दूरियों को हम नापते हैं वो सब क्या होते हैं, आपका पी से नापी जाती हैं।
दूसरा जो पॉइंट आता है वो दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है बच्चा? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कौन सा केंद्र है? वक्रता केंद्र। क्या होता है समझने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। वक्रता केंद्र क्या होता है? कांच का जो आपने गोला लिया है, कांच का गोला जो आपने लिया है उसका जो केंद्र होता है, कांच के खोखले गोले, कांच के खोखले गोले, खोखले गोले का केंद्र, कांच के खोखले गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। दर्पण का वक्रता केंद्र होता है जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चा? सी से प्रदर्शित करते हैं। सी से प्रदर्शित करते हैं। सी से प्रदर्शित करते हैं। कांच का ये पूरा खोखला गोला है, इसका केंद्र रहा होगा। ये भी कांच का खोखला गोला था, इसका केंद्र रहा होगा। तो जो कांच का खोखला गोला होता है उसका जो केंद्र होता है उसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। बच्चा किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। ये हो गया आपका वक्रता केंद्र सी। इतनी बात क्या सभी लोगों को क्लियर है? ठीक है, आगे बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे। वक्रता त्रिज्या क्या होती है समझने का प्रयास करेंगे। वक्रता त्रिज्या क्या होती है समझने का प्रयास करेंगे। वक्रता त्रिज्या होती है सी और पी के बीच की दूरी। सी बोले तो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी के बीच की दूरी, बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। क्या होती है बच्चा? वक्रता त्रिज्या होती है। कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल आर से क्या करते हैं बच्चा? प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात सभी लोगों को क्लियर है? सभी लोगों को आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है बच्चा, चलिए अगर बात करें हम लोग मुख्य अक्ष की। किसकी बात करें? मुख्य अक्ष की। तो मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष होती है, मुख्य अक्ष आपकी होती है, इसको अगर हम रेज कर दें थोड़ी देर के लिए, को आप कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हम आपको इसलिए बना के रख रहे थे कि हम लोग ये खोखला गोला जो हमने काटा था वो कहानी थी। ये जो वक्रता केंद्र है और जो पी है, इससे हम रेखा खींचेंगे। जो दर्पण का ध्रुव है और जो वक्रता केंद्र है, इनको मिलाते हुए जो सीधी रेखा खींची जाती है उसको हम लोग नाम देते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं आपका मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए, तो जो अगली हेडिंग होगी वो क्या होगी बच्चा? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल लाइन। क्या होती है? मुख्य अक्ष। अगली जो हेडिंग होगी उसका नाम क्या होगा? मुख्य अक्ष। कौन सी अक्ष? मुख्य अक्ष। देखा हम लोगों ने, ये क्या है बच्चा? ये आपकी मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष अवतल के लिए है और ये उत्तल के लिए होगी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या लिखेंगे? सी से पी, सी से होते हुए पी, सी और पी को मिलाते हुए, सी और पी, सी बोले तो वक्रता केंद्र, सी और पी को मिलाने वाली कैसी रेखा? सीधी रेखा। मिलाने वाली सीधी रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण की क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्लियर है? सी और पी से मिलाते हुए, पी और सी से मिलाते हुए जो रेखा खींची जाती है उसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। और अभिलंब की बात करते हैं तो अभिलंब जब होता है, मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब होता है अभिलंब। अभिलंब को कभी कभी हम लोग अभिलंब, मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब जो होता है उसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। मुख्य अक्ष पर डाला गया अभिलंब मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? अभिलंब कहलाता है। इतनी बात क्लियर है क्या सभी को? इतनी बात सभी लोगों को एकदम से क्लियर होगी। इसको रेज करते हैं थोड़ी देर के लिए। चलिए इसको रेज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। चलिए अब हम लोग, ये क्या है बच्चा? आपका वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र हो गया ये आपका।
ये क्या हो गया, ये भी वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है, ठीक है। नीचे लिख दे रहा है इसको, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र। और ये आपका ध्रुव हो गया, ये दोनों आपके क्या हो गए, ध्रुव, ठीक है। चलिए अगली जो बात होती है वो है फोकस की। किसकी है बेटा, फोकस की। फोकस, अगली जो है फोकस की कहानी है। फोकस क्या होता है, फोकस हो, फोकस बिंदु हो, एक ही बात है। मुख्य अक्ष पर, ऐसा लिखते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, चलने वाली किरण, चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है उसे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है, या जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है, उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं, उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं, सॉरी, उसे दर्पण का फोकस कहते हैं, उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहानी है। कहानी ये है बच्चा, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे क्या कहानी है। ये रही मुख्य अक्ष, इसके समांतर ये चलेगी प्रकाश की किरण। सर नीचे भी से चल सकती थी, बिल्कुल चल सकती थी, ये चल गई। मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो ये बन गया आपका परावर्तन, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दर्पण है, दर्पण से परावर्तन होता है, तो ये ऐसे जाएगी तो मुख्य अक्ष को इस पॉइंट पर काट रही है, इसको कहेंगे एफ, फोकस। यहाँ से जाएगी तो इसको काट देगी ये इस पॉइंट पर, तो ये क्या बन जाएगा, आपका फोकस बन जाएगा। बात समझ में आ गई। या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद यहाँ टकरा के लौटेगी, तो ये पीछे को बढ़ाएंगे तो कहाँ से आती प्रतीत हो रही है, इस पॉइंट से आती प्रतीत हो रही है, तो इसको फोकस कहेंगे आप। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण ये गई, समांतर चली, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है, या जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है, उसे फोकस कहते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। बोलो बात क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। इसके बाद फोकस दूरी की बात करते हैं। किसकी? फोकस दूरी। कौन सी दूरी? फोकस दूरी। क्या होती है फोकस दूरी? क्या होती है फोकस दूरी? होती है पी से एफ तक की दूरी, पी से यानी दर्पण के ध्रुव से, पी से एफ यानी फोकस, पी से एफ तक की दूरी, फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा? फोकस दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है बच्चा? फोकस दूरी कहलाती है। इतनी बातें सभी लोगों को क्लियर होंगी एकदम से, बोलो हाँ या ना। क्लियर है सभी लोगों को इतनी बात एकदम से सभी लोगों को स्पष्ट रूप से क्लियर होगी। बात करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक की, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। क्या टॉपिक है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब लगाते हैं तो उनमें भी बहुत ज़्यादा यूज इसका होता है, तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझने वाले होते हैं। चलिए टॉपिक का नाम है फोकस दूरी। फोकस दूरी बोले तो एफ, वक्रता त्रिज्या बोले तो कैपिटल आर में संबंध, रिलेशन बिटवीन फोकस लेंथ एंड रेडियस। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में आपका संबंध निकालना है। क्या है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में हमें क्या निकालना है? संबंध ज्ञात करना है। चलिए पहले थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्या कहानी है। थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्या कहानी है। जैसे हमारे पास एक दर्पण है, ठीक है।
दर्पण होगा तो दर्पण का ये मध्य बिंदु होगा जिसे P कहेंगे। दर्पण का जो खोखले गोले का भाग होगा उसका केंद्र वक्रता केंद्र होगा। वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख अक्ष हो जाएगी, मुख अक्ष, ठीक है। समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जिस पॉइंट पर काटेगी उसे फोकस कहेंगे। जनरली ये फोकस बीच में ही होता है। कहाँ होता है? बीच में ही होता है, ठीक है। चलिए, हमें पता है बेटा ये जो दूरी है F से P तक की, इसको फोकस दूरी आप कह रहे हैं, और P से लेके जो F तक की दूरी है उसे R यानी वक्रता त्रिज्या कह रहे हो आप, ठीक है। तो इनमें जो रिलेशन होता है वो क्या कहता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये रिलेशन ये कहता है कि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल R, फोकस दूरी यानी F की दुगनी होती है, कौन दुगनी होती है? वक्रता त्रिज्या। क्या होता है? ये आपका संबंध हो गया। इम्पोर्टेंट भी है भैया, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी कि अगर किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या R है और उसकी फोकस दूरी F है तो ये दोगुनी है, तो इसको दोगुनी करना होगा। देखो जरा, यानी किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या R, फोकस दूरी की कितनी है? 2 टाइम्स है कि नहीं है? ठीक है सर, ये हो गया आपकी ये। या ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि F बराबर R/2। F बराबर क्या हो गया? R/2। R/2 का मतलब क्या दूसरी डिफाइन है? फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आधी होती है। ये क्या दिख रहा है? इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ये लिख लीजिए, फिर ये क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। ये लिख लीजिए, फिर क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं एक। चलिए, अब जो क्वेश्चंस है वो कुछ ऐसा है, ध्यान से सुनिएगा। एक क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, फिर इस पर बेस्ड क्या चीज़ें आती हैं वो हम लोग पूछते हैं। क्वेश्चंस ये है, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 8.2 सेंटीमीटर है। 8.2 सेंटीमीटर है तो उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? क्या होगी बताइए, जल्दी से लगाइए इसको। देखिए क्या होगा इसका कहानी, आंसर, सॉल्यूशन दिया है। क्या दिया है बच्चा आपको दिया है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या बोले तो कैपिटल R बराबर 8.2 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? फोकस दूरी बोले तो F। ये रहा। अभी यार पढ़ के आए हैं आप, सूत्र क्या पढ़ के आए हैं? अभी आप पढ़ के आए हैं सर F बराबर R/2। पढ़ के आए हैं कि नहीं? F बराबर R की वैल्यू 8.2, 2 से काटो, F बराबर 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, इतने सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी आ जाएगी, 4.1 सेंटीमीटर। ये आपकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध हो गया। ये इस तरीके से आपसे रिलेशन पूछा जाता है। आई थिंक इतनी बातें आपको एकदम से समझ में आ गई होंगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए, सारी चीज़ों को आप एक बार पढ़िए, बहुत काम की चीज़ें आगे इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम लोग और करेंगे। इसी तरीके से आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे, आप भी आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। इसी तरीके से अपना परिवार, अपने मोहल्ले, अपने खुद का नाम रोशन कीजिए, खुद के लिए मेहनत कीजिए दिन रात। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से विकसित कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपके पास जो वीडियो हैं वो कंटिन्यूस रूप से पहुँचते रहें, और लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनका भी मदद हो सके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।